नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल गांधी के बड़े बयान की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के बड़े प्लान की, बात करेंगे खड़गे के घर होने वाली इंडिया की बैठक से परेशान बीजेपी की, G20 को लेकर मुश्किल में मोदी सरकार की, साथ ही जानेंगे स्टालिन के बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बीजेपी के लिए चुनौती बने मणिपुर की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वालों ने नया शिगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन। राहुल गांधी 10 सितंबर को नीदरलैंड जाएंगे, दुनिया में भारत की स्थिति टॉपिक पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का निशाना, कहा कितनी भी यात्रा निकाले शिवराज, लेकिन जनता का नहीं मिलेगा आशीर्वाद। यूपी की घोसी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार समाप्त, इंडिया और एनडीए गठबंधन में है मुकाबला, 5 सितंबर को होगी वोटिंग। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन के बढ़ते दबदबे से बीजेपी दबाव में है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब इस कड़ी में राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, फिर जयराम रमेश ने इसे कर्मकांडीय बताया, और अब राहुल गांधी ने कहा यह भारत के संघ पर हमला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा उस वक्त छोड़ा गया जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही थी। उस बैठक में 28 विपक्षी दल एक साथ मोदी सरकार को चुनौती देते दिखे। यही एकजुटता बीजेपी को खल गई और उसने वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल दिया। राहुल ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल की घोषणा की है। इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। सत्ताधारी पक्ष से गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को शामिल किया गया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किनारे कर दिया गया। खड़गे को किनारे किए जाने की खबर मिलते ही अधीर ने भी साफ कर दिया कि वो इस पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे साफ है कि मोदी सरकार विपक्ष की एकता से डरी हुई है और उसे इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार का डर सता रहा था, जिसके बाद उसने वन नेशन और वन इलेक्शन के सहारे अपनी सत्ता बचाने की चाल चली है। राहुल गांधी के बयान से साफ है कि बीजेपी हर हाल में सत्ता में बनी रहना चाहती है। इधर मोदी की सत्ता को हिलाने वाली भारत जोड़ो यात्रा को 7 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस ने खास प्लान बनाया है। तो क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। इसके लिए देश भर के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित होगी। आपको बता दें कि पिछले साल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही थी, जिसके चलते इसकी वर्षगांठ मनाने का फैसला किया गया है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 12 राज्यों की पदयात्रा की थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पदयात्रा की थी। इसी यात्रा के दौरान देश के लोगों के सामने राहुल गांधी का एक नया अवतार देखने को मिला। अपनी यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी लगातार बीजेपी और RSS को घेरते दिखे थे। पिछले महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा था राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक एक नई पदयात्रा शुरू करेंगे। उस वक्त के दौरान पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में घूमेंगे। वहीं आज से महाराष्ट्र में भी जनसंवाद यात्रा शुरू की गई है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनावों में मिलना तय है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का असर
कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों में देखा गया, जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। साथ ही कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और वोट शेयर में इजाफा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी रही। इधर इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी परेशान है। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने घर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। तो कब होगी ये बैठक और कौन कौन से नेता इस बैठक में लेंगे हिस्सा, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया भी रणनीति बनाने में जुटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 5 सितंबर की शाम 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद खड़गे के घर पर ही डिनर का भी आयोजन किया गया है। इस बैठक का एजेंडा मोदी सरकार को संसद में घेरना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 31 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। 18 और 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होनी हैं। इस विशेष सत्र का आयोजन पुरानी संसद में होगा या नई में, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेष सत्र की जानकारी देते हुए फोटो पोस्ट की थी तो उसमें दोनों संसद भवन दिखाई दिए हैं। केंद्र सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले के बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। खड़गे ने पहले ही मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। अब संसद के विशेष सत्र में भी खड़गे परेशान करने वाले हैं। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर भी मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मोदी सरकार बैठक के जरिए भारत की ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, तो रूस और चीन की ओर से आ रहे विरोध के सुर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो कैसे G20 में मुश्किल में दिख रहा है भारत, देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आ रही हैं। कुछ और राष्ट्र अध्यक्ष भी बैठक से किनारा कर सकते हैं। ये पहला मौका है जब चीन के राष्ट्रपति G20 की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही चीन ने बैठक को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और दावा ये भी हो रहा है कि बैठक के बाद जो प्रस्ताव पास होता है वो दिल्ली बैठक में नहीं हो, क्योंकि इसमें यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसका विरोध चीन और रूस कर रहे हैं। चीन की ओर से अरुणाचल और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में हुई बैठक को लेकर विरोध जताया गया था, लेकिन इस विरोध को भारत ने खारिज कर दिया था। इस बीच भारत में G20 को लेकर तैयारियां भी चल रही है। रविवार को लगातार दूसरे दिन पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इस बैठक में जमीन से लेकर हवा तक सख्त पहरादारी रहेगी। भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्र तैनात करने की तैयारी कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे। इनमें NSG कमांडो रहेंगे। जहां विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए गए हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे भी तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर ये कैमरा तुरंत सुरक्षा अधिकारी को अलर्ट मैसेज भेज देंगे। वहीं IT एक्सपर्ट की टीम समिट के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट ट्रेंडर्स पर नजर रखेगी। G20 को लेकर चीन और रूस के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भी प्रदर्शनकारियों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं। साथ ही शिंदे सरकार को आरक्षण को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने तूल पकड़ लिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जालना के कई इलाकों में हिंसा हुई। हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक पुलिस ने हिंसा में शामिल 360 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में कथित तौर पर शामिल 16 लोगों की पहचान कर ली गई, जो मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मनोज जरांगे लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग के बाद हिंसा तब भड़क गई जब पुलिस ने अंबाद तहसील के अंतरवाली सारथी गांव में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी मनोज जरांगे के नेतृत्व में आरक्षण की मांग
मांग को लेकर जमा थे, जबकि मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर थे। जरांगे को प्रदर्शन स्थल से उठाकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। हिंसा में करीब 43 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जालना घटना पर औरंगाबाद के स्पेशल आईजी डॉक्टर ज्ञानेश्वर सदाशिव चौहान ने कहा, आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांग की सेहत खराब हो रही थी, जिसके लिए उन्हें उनकी सहमति से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां मौजूद इसके लिए सहमत नहीं थे और पथराव किया। घटना में 21 महिला और 43 जवान और अफसर घायल हो गए। इसके बाद हमने भीड़ को हटाने के लिए जरूरत बल का इस्तेमाल किया। कल जालना में कुछ लोगों ने पुलिस और वाहनों पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद हमने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आयोजकों ने भविष्य में आक्रामक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आयोजकों का कहना है कि मराठाओं को जानबूझकर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण से वंचित रखा गया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद अब आयोजक जालना के एसपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सरकार से आरक्षण को लेकर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की गई है। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। इधर सनातन धर्म पर दिए उदयनिधि के बयान पर बीजेपी ने भी विपक्ष को घेर लिया है, लेकिन सीएम एमके स्टालिन के बेटे अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक बयान दिया था, जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल तमिलनाडु में सनातनम उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी की थी। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा भुनाने वाले बीजेपी नेताओं ने सीएम के बेटे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख से लेकर हर कोई इस बयान पर अपनी अपनी बात कहने लगा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत सामने आने लगी है। अभी कुछ दिन पहले हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया। तमिलनाडु के हर गांव में भगवान विश्वनाथ की स्मृति है। सनातन शाश्वत है। इन राजनीतिक टिप्पणियों से कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का रुख साफ है। हम किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहते या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सर्वधर्म समभाव की भूमिका को साथ लेकर चलते हैं। किसने क्या बोला ये हमारे हाथ में नहीं है। डीएमके के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कहा कि हमारे नेता उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, संदर्भ से बाहर कर दिया गया है और सबसे बड़े फर्जी समाचार विक्रेता ने एक ट्वीट किया है कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार के लिए कहा था। यदि प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं तो क्या वो नरसंहार का आह्वान करते हैं? और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर की। मणिपुर में पिछले 4 महीने में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्य में तनाव खत्म कर शांति लाने का काम आर्मी के एक रिटायर्ड अधिकारी को सौंपा गया है। बीते 5 दिनों में राज्य में कम से कम 1 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में शांति कब लौटेगी, इस बात का इंतजार हर किसी को है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच खबर है कि इम्फाल घाटी में रह रहे अंतिम 10 कुकी परिवार भी चले गए हैं। राजधानी के न्यू लैम्बुलेन में रह रहे इन 10 परिवारों के कुल 24 सदस्यों को एक विशेष अभियान के जरिए वहां से निकालकर पहाड़ों में ले जाया गया है। इनका आरोप है कि उन्हें जबरन निकाला गया। सरकार की तरफ से इन कुकी परिवारों को 2 सितंबर को कांकोकपी जिले में शिफ्ट किया गया। वहीं एक अफसर का कहना है कि कांकोकपी जिला कुकी समुदाय बहुल है और ऐसे में वो वहां सुरक्षित रहेंगे। इन परिवारों को कांगपोकपी के मोटबंग ले जाया गया है। वहीं 24 अगस्त को मणिपुर सरकार ने आर्मी से रिटायर्ड कर्नल नेक्टर संजेम्बम को राज्य का सीनियर सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर के चूराचांदपुर और बिष्णुपुर जिले के बॉर्डर पर बफर जोन में अब भी हिंसा जारी है। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में सीआरपीएफ और असम राइफल्स तैनात थी। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित एसटी में शामिल किया जाए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव।